Never before in the history of the capital of India have the police, literally hundreds of policemen, visited the homes of over 40 journalists. ये दिल्ली का प्रेस क्लब है और इस प्रेस क्लब में पत्रकारों की भीड़ है। दिल्ली के तमाम पत्रकार जो कि इस वक्त दिल्ली के प्रेस क्लब में आए हैं और वो इसलिए आए हैं क्योंकि उनके एक साथी को वो काम नहीं करने दिया जा रहा है जो उनका असली धर्म बनता है। वो धर्म जो कि कहता है कि उन्हें पत्रकारिता करनी चाहिए, वो धर्म जो कहता है कि असल सवालों को सत्ता से पूछा जाना चाहिए, लेकिन से केवल पत्रकारों को पत्रकारिता करने के लिए जो है उनके ऊपर तमाम केस लाद दिए जाते हैं और जो भी सवाल पूछता है उसे असल में देशद्रोही मान लिया जाता है। न्यूज़ क्लिक के तमाम सीनियर पत्रकार अभिषेक शर्मा, उर्मिलेश, भाषा सिंह और आनंद चक्रवर्ती, इनके ऊपर जो है लंबी पूछताछ की गई, इनसे लंबी पूछताछ की गई और न्यूज़ क्लिक के ऊपर UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया है। पत्रकारिता करना कब से देशद्रोह हो गया, ये सबसे बड़ा सवाल आज के समय में खड़ा हुआ है, लेकिन इसका जवाब देने वाला कोई भी नहीं। दादा, जो भी कल पूरा घटनाक्रम हुआ वो हमने सबने जाना, आपने सैकड़ों बार बता दिया। उस पूरे घटनाक्रम में एक तो साइलेंट सप्रेशन होता है और एक वोकल होता है। वो क्लियरली वोकल सप्रेशन था कि आगे आने वाले हर एक पत्रकार को याद रहे कि आपके सीनियर्स के साथ जो हुआ था वो आपके साथ भी हो सकता है। Am I right or on this? मैं आपके साथ 100% सहमत हूँ। बिल्कुल, लोगों का मुंह बंद करने का लिए ये जितने सारे काम हुए हैं, मैं समझता हूँ लोगों का मुंह बंद करने के लिए किया। आप समझ लीजिए कि भारतवर्ष के इतिहास में ऐसा, आप क्या बताऊँ इसको हम इनका एपिसोड बताएंगे या ये ऐसा घटना कभी नहीं हुई कि सैकड़ों पुलिस वालों, महिलाएं, मर्द सुबह 6:30 बजे 45 पत्रकार के घर पे पहुंच गए जी, और ये न्यूज़ क्लिक का मुद्दा में सवाल उठाना शुरू कर दिया। उनके जो मोबाइल फ़ोन, उनके जो लैपटॉप लेके गए और मैं समझता हूँ इस तरह से घटना कभी नहीं हुई। कारण जो भी हो, इस विषय के ऊपर हम बातचीत करने के लिए तैयार है, मगर ऐसा घटना कभी नहीं हुआ। मैं समझता हूँ आपातकालीन समय में जब इंदिरा गांधी भारतवर्ष का प्रधानमंत्री थे, बहुत सारे पत्रकार लोगों को जेल के अंदर डाला जी, 19 महीना रहा। मगर इस तरह से आप पूरा एक मीडिया समुदाय, इसमें बच्चे लोग थे, इसमें ऐसे लोग थे जो एक फ्रीलांसर ये न्यूज़ क्लिक में 3-4 लेख लिखा, इनके घर में भी पहुंच गए। मैं जैसे वरिष्ठ नागरिक, मेरा घर में भी पहुंच गए जी। मगर मेरे साथ दिल्ली पुलिस बहुत अच्छा व्यवहार किया, बहुत अच्छा व्यवहार किया। बार बार पूछा, क्या पियेंगे, चाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, पानी लीजिए, क्या खाना खाएंगे, पूरी के साथ क्या लेंगे, छोले लेंगे, सब्जी लेंगे। हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया इन्होंने। सिर्फ हमारा समय बर्बाद किया, 12 घंटा समय मेरा चला गया जी। मगर मेरा उम्मीद है कि हमारे साथ जैसे अच्छा व्यवहार किया दिल्ली पुलिस, आज प्रवीर पुरकायस्थ जिसका उम्र है 75 और उनके साथ जो उनके सहकर्मी है अमित चक्रवर्ती, वो विकलांग है जी, इनके साथ भी अच्छा व्यवहार करेंगे दिल्ली पुलिस, ये मेरा उम्मीद है, क्योंकि 7 दिन का पुलिस का कस्टडी में है। सर, आज भी एक सांसद के घर पे ईडी की रेड हो जाती है। बिहार में हमने लगातार नेताओं पर ईडी की रेड देखी है, अब जर्नलिस्ट पर हमने रेड्स देखी हैं, एक्टिविस्ट्स पर देखी हैं। ये तमाम लोग वो हैं जो लड़ने वाले हैं, तमाम लोग हैं जो डेमोक्रेसी के जो हैं समर्थक हैं और उसको बचाए रखना चाहते हैं। तो सर, अगर इन सब के ऊपर हमले होंगे तो भी लड़ेगा कौन? कोई ऑप्शन बचा है हमारे पास लड़ने के लिए? देखिए, एक लोकतंत्र में अगर एक विरोधी दल नहीं रहेगा तो सचमुच ही लोकतंत्र नहीं रहेगा। तो मैं इसी तरह से आपको कहना चाहता हूँ, देखिए, ये जो ईडी के बात की, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, आयकर विभाग, जैसे कानून है UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, एक तरह से जो सत्ते में है इनके लिए एक हथियार बन गया।
और पिछले जो भी सरकार थे, जो भी सत्ते में थे, वो सहनशील नहीं थे इतने। मगर ये सरकार का एक तरह से अभिनवता है कि ये सिर्फ असहनशील है, इनका एक मनसा है जो बदला लेने का। और ये जो एजेंसीज है, जैसे ईडी है, जैसे इनकम टैक्स है, ये जो सत्ते में इनके लिए एक हथियार बन गया, ये नया है। आप देखिए कितने पत्रकारों को ऊपर, संस्था पत्रकार की मीडिया संस्था के ऊपर छापा लग गया। दैनिक भास्कर बोलिए, न्यूज़ क्लिक के साथ आपका न्यूज़ लॉन्ड्री, वायर, जी, जो भी सत्ते में है उनके साथ आप अगर सवाल उठाएंगे, आप आलोचना करेंगे, जो भी सत्ते में है, तो आप देशद्रोही बन जाते हैं। इसका एक कारण है, और एकदम ऊपर से मोदी जी भारतवर्ष का अकेला प्रधानमंत्री है जो आज तक, अकेला एक प्रधानमंत्री है जो आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया जहाँ पे पत्रकार कुछ भी सवाल उठा सकता है। कभी नहीं हुआ। हर प्रधानमंत्री एक बार ऐसा मौका मिला पत्रकार लोगों को सवाल उठाने के लिए, चुन के कुछ पत्रकार को इन्होंने साक्षात्कार के मौका मिलता है। इसमें रजत शर्मा जी हैं, अंजना ओम कश्यप तमाम जी टीवी के पत्रकार, हाँ बहुत सारे हैं, अपना सुधीर चौधरी जी है, नाविका कुमार है, ऐसे लोग हैं कुछ। मगर और भी ऐसे लोग हैं, आप अजीत जी भी बहुत बार इसके ऊपर कार्यक्रम किया कि एक अभिनेता है अक्षय कुमार जी, उनको भी प्रधानमंत्री से सवाल उठाने का एक मौका मिल गया। और उन्होंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री से भी पूछा कि मेरा ड्राइवर साहब ने ये सवाल उठाया कि आप आम कैसे खाते हैं, काट के खाते हैं, चूस से खाते हैं। तो 140 करोड़ आबादी है भारतवर्ष की, मदर ऑफ डेमोक्रेसीज बोलते हैं मोदी जी। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ऐसे लोकतंत्र का प्रधानमंत्री अगर मीडिया से बात या पत्रकार से बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं समझता हूँ ये अत्यंत दुख की बात है। सर, लेकिन आप जितने भी पत्रकारों के ऊपर जो है अंकुश लगाने की कोशिश की गई, वो तो आलोचना भी बड़े सभ्य ढंग से करते हैं। उनको तो सुनने में मज़ा आता है कि हाँ, अगर आलोचना भी कर रहे हैं तो भाषा इतनी सुंदर है कि उनको सुनने का मन करे। लेकिन जो टीवी के पत्रकार हैं, उनकी भाषा इतनी निचले स्तर की है, जिस तरीके से वो जनता से बात करते हैं, जिस तरीके से वो अपने पैनलिस्ट से बात करते हैं, फिर भी उनको एंटरटेन किया जाता है। और आप लोगों की भाषा साफ़ होने के बावजूद भी उनको जो है इस तरीके की चीज़ें सुनने को मिलती हैं। ये आपका राय है। इस विषय के ऊपर मैं आपको ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। हमारे देश के जो दर्शक है, हमारे देश का जो श्रोता है, हमारे देश के जो पाठक है, इन्होंने राय करेगा किसके भाषा अच्छा है, किसके भाषा सिर्फ नहीं, जो आप कह रहे आप भाषा का माध्यम से आप लोगों को कुछ तो कहना चाह रहे हैं, कुछ संदेश दे रहे हैं। तो ये कितना इसमें ये कितना महत्वपूर्ण है नहीं, ये हमारे देश के जो आम नागरिक है, जो आम पाठक है, जो आम दर्शक है, जो आम श्रोता है, वो ही राय करें। आखिरी सवाल सर, आपका जर्नलिज्म में एक्सपीरियंस शायद मेरी उम्र से दुगना है। आप मेरे जैसे पत्रकार या फिर 40 साल हो गए? हाँ, तो लगभग दुगना ही है। कल मेरा उम्र होगा 68। हाँ, 68 हो जाएंगे आप। तो पिताजी का उम्र? हाँ, मैं भी उनसे ज़्यादा। जी, तो सर, एक यंग जर्नलिस्ट मेरे जैसे या फिर जो पत्रकार आज बनना चाहता है, उनको क्या एडवाइस देंगे? सतर्क रहिए, रास्ता लंबा है, रास्ता कठिन है। सिर्फ आदर्शवादी होने से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप तैयार हो जाइए कि ये रास्ता कठिन रास्ता है और बहुत मुश्किल रास्ता है। ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे कि मैं रात सब हमें ख्याति मिल जाएगा, सब लोग हमारे साथ आएंगे। ये सारे बात भूल जाइए। मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए और सतर्क रहिए, क्योंकि ये जो प्रोफेशन है
बड़ा कठिन प्रोफेशन है। व्हाट अबाउट द थ्रेट्स जिस तरीके के आपको झेलने पड़े? हाँ, थ्रेट्स है, मेरे को भी झेलना पड़ा। मैं अकेला भारतवर्ष का नागरिक हूँ कि मेरे खिलाफ गौतम अडानी जी का वकील एक ने 6 मानहानि का केस लगाया, 5 है गुजरात में, 1 है राजस्थान में। मैं अकेला पत्रकार हूँ भारतवर्ष की, जी मेरा नाम ये हिंडनबर्ग रिसर्च में भी आया। हाँ। तो ठीक है, आ गया। अगर मैं मुंह बंद करके बैठ जाता हूँ तो वो कहेंगे अब तो डरा दिया आपको, तो वो जीत जाएंगे। ठीक है, 6 केस है और 6 और लगा दीजिए हमारे, और क्या करूँगा जी। मेरा बीवी खुश नहीं है, मेरा बेटी बच्चा भी खुश नहीं है। बोला तुम अपने आप को क्या गांधी जी बनने चाहते हो? अच्छा, ऐसे सवाल उठाते हैं। क्या तुम शहीद बनने चाहते हो? हमारे बारे में सोचते नहीं हो? मैं कह रहा हूँ देखिए, मैं 40 साल पत्रकारिता किया, आज भी कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। कर रहे थे उसके बारे में मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ कहना चाहिए, लेकिन मैं ये बात कह सकता हूँ कि वो लोग जो भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं हम जैसे लोगों पर, पत्रकारों पर, जो फ्रीलांस जर्नलिस्ट है, जो बिल्कुल निराधार, बेबुनियाद राजनीतिक द्वेष और राजनीतिक मंशा से प्रेरित है, इसको कहने में मुझे तनिक भी कोई भी संकोच नहीं है। बाकी उनको जो आदेश आ रहा है उस आदेश का वो पालन कर रहे हैं। मेरा जो ज़मीर है मैं उसका पालन कर रहा हूँ। मेरा ज़मीर जो मुझे कह रहा है वो मैं कर रहा हूँ। मेरी पत्रकारिता मेरा ज़मीर है और मैं किसी और के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। जो मेरे जीवन की प्रतिबद्धता है, जो मेरा सोच है, उस पर मैंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। कल एक रेड होती है, आज भी एक रेड होती है, और आज तो संजय सिंह खुल के बोलते हैं कि आ जाइए हमारे घर, हम बैठे हुए तैयार हैं। क्या संदेश है कि देखिए आप लोग इस संदेश को, ये बहुत रहस्यमय चीज़ नहीं, मैं रहस्यमय की बात नहीं कर रहा, रहस्यमय चीज़ नहीं है। हाँ। चीज़ें साफ है। बादशाह के तोते उड़ गए, हाथ के तोते उड़े हुए जी। पहले सर्वेक्षण हो गया बिहार में, अब समझ नहीं पा रहे हैं कैसे उसको रिस्पॉन्ड करें। ऊपर से ये पत्रकार लोग हैं जो बिकने को तैयार नहीं और आप इनकी कीमत लगा नहीं सकते। फिर वो तमाम मुखर आवाज जिसमें संजय भाई भी हैं, आप उनको एक एक करके डराने की कोशिश कर रहे हो। आप खुद डरे हुए हो। डरा हुआ आदमी, डरा हुआ तानाशाह डर को सबसे बड़ी संपत्ति समझता है। एक्सपायरी डेट आपकी राजनीति की बहुत निकट है। सर, एकेडमिया में आप भी रहे हैं और लिखने पढ़ने वाले लोग हैं सभी। हूँ आप भी हैं, माफ़ कीजिएगा, एकेडमिया में आप भी हैं। और ये सुई कहीं भी घूम सकती है। क्या कोई ऑप्शन बचा है? क्योंकि पत्रकार, सांसद, एक्टिविस्ट, कोई ऑप्शन बचा है? कौन लड़ेगा? नहीं, कोई ठेले वाला भी इनके प्रतिरोध में बोलेगा ना, उसके यहाँ ईडी भेज देंगे। पक्की बात बता रहा हूँ। कहेंगे तुम्हारे सेब के अंदर गोल्ड छिपा खुदा है। अच्छा। एक आध वैसा सेब खुद ही रख भी देंगे। ये कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, जिसका माइंडसेट ही राजनीति और अपराध का फर्क भूल जाए, इसको क्या कहें। इस तरीके की जो खबर हमने कल सुनी कि 40 से ज़्यादा पत्रकारों के, कैमरा पर्सन्स, एक्टिविस्ट के घर पे छापेमारी होती है और उनको उठा लिया जाता है अचानक और बिना किसी नोटिस के। आप भी जो है वो सरकार के ख़िलाफ़ लिखते रहे हैं, पावर के ख़िलाफ़ लिखते रहे हैं। क्या ये सिचुएशन आगे और भी वर्स्ट होने वाली है कि या फिर ये एक पिनाकल है कि हमें इसके बाद तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा? ये तो अभी शुरुआत है। सरकार ने मेन स्ट्रीम मीडिया पे कब्जा लगभग कर लिया है, सभी मालिकों को दबा लिया है। मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक और मेन स्ट्रीम प्रिंट मीडिया तो सरकार के कब्जे में आ चुका है। अब बच गया था डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया को कब्जे में करने के लिए एक तरफ यूट्यूबर्स को ख़रीद रहे हैं, दूसरी तरफ आईटी लॉ ला के धमका रहे हैं। जो बाकी कसर बच गई थी उसको कल की रेड्स के माध्यम से मैसेज दिया गया है कि बच्चों, या तो चुप हो जाओ, इलेक्शन आ रहा है, नहीं तो देख लो यूएपीए के अंदर हो गए, बेल भी नहीं मिलेगा। जिस तरह से रेड की गई, जिन तरह के लोगों पर की गई, साधारण कॉपी एडिटर जो लेख लिख रहा है, कार्टून बना रहा है, इनका किसी फंडिंग से क्या मतलब है? स्पष्ट है कि इसका न तो फंडिंग से संबंध है, न विदेश से संबंध है। इसका केवल और केवल भारत के मीडिया का वो हिस्सा जो अब भी सरकार के खिलाफ जुबान खोलने की हिम्मत कर रहा है, उसकी आवाज़ को बंद करने की कोशिश। सर, क्या आम सहमति ये नहीं है कि जो लोग सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं वो असल में जो हैं
सरकार के खिलाफ हैं या फिर उनको अलग तरीके से नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, कि क्या ये जनता में सहमति तो नहीं बन गई है इस तरीके की, इसीलिए तो खुल के ये बातें सामने आ रही हैं, इस तरीके अरेस्ट हो रहे हैं? नहीं, इसका जनता की सहमति से कोई संबंध नहीं है, इसका सरकार की बदहवासी से संबंध है। सरकार इतनी इस वक्त अहंकार और बदहवासी दोनों स्थिति में है कि डेस्परेट काम कर रही है और किसी भी तरह से जो भी आवाज़ है उसको बंद किया जाए ये कोशिश कर रही है। तो ये तो इसका संकेत है, इसका जनता से और जनता के मूड से कोई संबंध नहीं है। जनता तो अभी देख रही है और जनता देखती है, जनता समझती है, जनता हर बात को पढ़ नहीं पाती, समझ नहीं पाती, लेकिन जनता सूंघ लेती है कि क्या हो रहा है, और ये जो सूंघना है बहुत भारी पड़ जाता है सत्ता को। हाँ सर, आज भी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के ऊपर ईडी की रेड हुई और वो बड़ा मुखरता से सरकार को घेरते हुए आते हैं, संसद में भी बाहर भी। तो अब पॉलिटिक्स नहीं बचे, पॉलिटिशियंस नहीं बचे, पत्रकार नहीं बचे, एक्टिविस्ट नहीं बचे, तो फिर अब लड़ने आगे आएगा कौन? क्योंकि हर किसी का परिवार है, हर किसी की कुछ जिम्मेदारियाँ निजी तौर पर निभानी है। अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा, अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो फिर लड़ने के लिए बचेगा कौन? यही कि सरकार का इरादा है, सरकार यही चाहती है कि हर एक का मुंह बंद कर दिया जाए, हर एक को डरा दिया जाए। लेकिन दुनिया का इतिहास बताता है कि जब भी ऐसी कोशिश होती है, ये कोशिश अंततः करने वालों के खिलाफ जाती है और अंततः लोग खड़े होते हैं। आज भी ये देश अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा था जी, तब ये सब नहीं था, इससे बहुत ज़्यादा था। जिस देश ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई की है, मोदी क्या है अंग्रेज़ों के सामने, इसके खिलाफ भी देश लड़ेगा। आज सच्चे और ईमानदार पत्रकारों की पहचान है, आज ज़मीन पे काम करने वाले एक्टिविस्ट की पहचान होगी और आज पॉलिटिक्स में दम रखने वालों की पहचान होगी। मुझे यकीन है कि ये मामला आगे बढ़ेगा और इसका खामियाजा सरकार को ही अंततः भुगतना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। Good afternoon, ladies and gentlemen. But you have to You have to lie to, sir. My journalist brothers and sisters, thank you so much for coming in such large numbers to show your support and your solidarity. I'll speak in English for a few minutes and then I'll say the same thing in Hindi. Yesterday at about 6:30 in the morning, 9 police persons came to my home and they asked me several questions and they wanted to seize my mobile phone, my laptop. I said unless I get something in writing, I'm not going to give it to you. Then they asked me to come and accompany them at about 8:30 in the morning. After they spoke to me about for roughly 2 hours, at 8:30 in the morning, I went with them to the special cell, the office of the special cell, which is at Lodi Road, Delhi Police's special cell. Right through the day, I was there till about 6 p.m. And through the day, various persons from the sub-inspector level to inspectors to Assistant Commissioner of Police and finally the DIG, the Deputy Inspector General, all of them asked me questions of all kinds. Several questions were repeated over and over again. They asked me if I was an employee of NewsClick. I said, no, I'm not an employee of NewsClick. I'm only a consultant. They asked me how much money I had got. So I said, you have all my bank account details. Please check them out. Every single paisa I've got, I've raised invoices and they've given it to my bank account. So I later on realized what was happening. I later on realized that never before in the history of the capital of India have the police, literally hundreds of policemen, visited the homes of over 40 journalists and some non-journalists as well. There were activists and political activists and academics, and they all were asked to go there. Several people, their mobile phones were kept with the Delhi police. Some of them, the SIM cards were returned, but not the main mobile instruments. I was among the lucky few because they returned my mobile as well as my the SIM card after they took all the data out in my presence. Okay, now the questions they asked me, they asked the same set of questions over and over again, but some of the questions they asked me, I was quite
taken aback. They said, have you spoken to the US to one Mr. S. Bhatnagar? I said, yes, I have. He happens to be my brother-in-law. So yes, I've spoken with him. Then they asked me, do you use Signal? I said, yes, I use Signal. They asked me, have you covered the Delhi riots? I said, no. Then somebody else asked me, have you covered the farmers' agitation? I said, yes, I have. So they asked me all kinds of questions. They asked me whether I knew Neville Roy Singham. I said, no, I don't know him. So they were very, very cordial with me. They offered me tea and coffee about 50 times. And they said I can eat some food. They said, "Aap kya chahte hai, puri chola ya puri bhaji?" So they were very, very decent and well behaved. And I just hope they are equally well behaved now that Prabir Purokasta, the head of NewsClick, and who is being remanded to. Would you like to come up? Nobody can hear you. Okay, all right. All these guys are here. I'll finish it and I'll go up. Yeah. So Prabir Purokasta is 75 years old. He has been remanded to police custody now for a week. With him is one of his colleagues. His name is Amit Chakraborty. He was in handling the human resources in NewsClick, and he is physically challenged. But I just hope that they treat them as nicely, as well, as politely as they treated me. Now, I have not been able to figure out, I mean, the first information report, which was lodged in the middle of August, has not been shown. All we know that the sections of the UAPA, the Unlawful Activities Prevention Act, are sections which deal with financing of terror. So I'm quite mystified and puzzled. Let us assume what the New York Times has said is correct. But the question would be, where does terror money come into all this? I'm not able to understand. Maybe the courts of this country will be able to understand. So I don't think ever in the city have so many journalists been rounded up together. Whether you want to call them questioned, whether you want to call them interrogated, whether you want to call the presence of police persons in their home at 6:30 in the morning as raids. These are all definitions. All they kept saying that, we are we are conducting investigations, so please cooperate with the investigations, and that included submitting your mobile phone and your laptop, and that also includes that you've given them the password. If your phone has a key, then you give them the password. So this is where I come from, and I think the message is coming very, very clearly. It's coming to every single journalist, every single independent journalist. What has happened yesterday, in my opinion, will have a chilling effect on independent journalism in this country. So this is, I believe, what is happening, and I do see this as a black day for the press, for the media in India. So this is all really I want to say. और आप लोगों को मैं एक ही बात हिंदी में कहना चाहता हूँ कि कल सुबह 6:30 बजे 9 पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हमारे घर में पहुँचे 6:30 बजे सुबह, और हमें बहुत सारे सवाल उठाया NewsClick के बारे में सवाल उठाया कि yeah, I'll have to go there and speak. I can't do anything about this. So ये भी उन्होंने सवाल उठाया कि आप इनको पहचानते हैं, इनको पहचानते हैं, आप नेविल रॉय सिंघम को पहचानते हैं कि नहीं? मैंने कहा नहीं, मैं नेविल रॉय सिंघम को नहीं पहचानता हूँ। और इनका पैसा कहाँ से आया? तो मैंने बोला कि मैं NewsClick के साथ मैं सलाहकार हूँ, मैं एम्प्लॉई नहीं हूँ, मैं नौकरी नहीं करता हूँ NewsClick में, और मई 2018 से मैं काम कर रहा हूँ, और जो भी हमें पैसा देता है, रेम्यूनरेशन देते हैं, सारे मेरा बैंक का खाता में आ जाता है सीधा। मैं इनवॉइस देता हूँ और वो इनवॉइस से सीधा मेरा बैंक का खाता में पहुँच जाते हैं। और आपके साथ आयकर विभाग है, आपके पास बैंक है, ये मेरा बैंक का खाता का नंबर है, आप खुद चेक कर लीजिए। और मैं सोचा कि बहुत अजीब सवाल उठाया। एक सवाल था कि आप क्या अमेरिका में एस भटनागर से बात किया? बोला हाँ, एस भटनागर मेरा बीवी का भाई है, ही इज़ माई ब्रदर इन लॉ।
और इस तरह से बहुत सारे सवाल हमें उठाया, हमसे पूछा कि आपने सिग्नल का इस्तेमाल किया, मतलब हाँ मैं सिग्नल का इस्तेमाल किया। हमें कहा कि आपने दिल्ली में जो हिंदू मुस्लिम जो राइट हुई थी, जो दंगा हुई थी, आप इसका रिपोर्ट किया। मतलब नहीं किया। मगर आपने बोला कि अब किसान आंदोलन के बारे में आपने कुछ लिखा था, तो मैंने बोला हाँ मैंने लिखा, मैंने वीडियो बनाया। और इस ऐसे बहुत सारे सवाल उठा, मेरे से बहुत अच्छा व्यवहार किया। बार बार मेरे को चाय कॉफ़ी और क्या पूरी छोला ये सब देने के लिए वो तैयार थे। तो अलग अलग लोग, सब इंस्पेक्टर से शुरू करके इंस्पेक्टर से एडिशनल कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस से एकदम DIG तक अलग अलग लोग, अलग अलग समय हमें मिलना पड़ा। मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, हमारा जो फ़ोन था इन्होंने देखा, सारे सामान उनसे जो भी डेटा है वो निकाल के रखा। तो मैं समझता हूँ ये जो किया, और मैं समझता हूँ दिल्ली के इतिहास में ये कभी नहीं हुई कि एक साथ सैकड़ों पुलिस अधिकारियों ने 40 से ऊपर पत्रकार का घर में 6:30 बजे पहुंचा, और पहुंचने के बाद अलग अलग सवाल उठाया, और बहुत सारे पत्रकार का मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप इन्होंने ले लिया, जब्त कर लिया। उनके पास अभी भी है, किसी को मोबाइल फ़ोन नहीं दिया वापस, और क्या कहते हैं उनका सिम कार्ड वापस दे दिया। तो मैं समझता हूँ एक संदेश देना चाहते हैं जो भी इसके पीछे है, कि स्वाधीन पत्रकार जो है और जो स्वाधीन पत्रकारिता में विश्वास करते हैं, आप सतर्क रहिए, सरकार कुछ भी कर सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको सब धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप सब एक लोग इकट्ठा आए हैं यहाँ पे। और मैं समझता हूँ कि ये जो न्यूज़ क्लिक के खिलाफ हो रहे हैं, एक दिन ना एक दिन शायद किसी पत्रकार के ऊपर इस तरह से कार्रवाई हो सकता है। इसीलिए आपको सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। मेरा साथ ये पुलिस अधिकारी ने बहुत अच्छा व्यवहार किया, और मेरा उम्मीद है कि जो प्रवीर पुरकास्ता है, जिसका उम्र 75 साल है, और उनके साथ जो उनके सहकर्मी है अमित चक्रवर्ती, वो विकलांग है, उनको भी इस तरह से अच्छे व्यवहार करेंगे पुलिस अधिकारी। और बाद में क्या होगा नहीं होगा ये समय बताएंगे, अदालत बताएंगे। सिर्फ ये कहना है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि एक व्यक्ति जिसके साथ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का कोई संपर्क है, इनके पैसे लेके न्यूज़ क्लिक चल रहे हैं। मगर ये न्यूयॉर्क टाइम्स का जो लेख आए हैं, इसमें ये नहीं कहा कि ये व्यक्ति जो नेविल रॉय सिंघम है वो गैर कानूनी कुछ काम किया। तो हमें समझ में नहीं आ रहे कि ये जो आतंकवादी का पैसा चीन से अमेरिका होके भारतवर्ष कैसे पहुंचा। मगर ये सारे काम है अदालत के। इससे पहले ED एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने न्यूज़ क्लिक के ऑफिस के ऊपर छापा लगाया था मार्च 2021 में। फिर आयकर विभाग पहुंचा, फिर दिल्ली पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग भी पहुंचा, और अब ये UAPA जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का मदद लेके प्रवीर पुरकास्ता को आज गिरफ्तार किया, और 7 दिन उन्होंने पुलिस के कस्टडी में रहे। धन्यवाद, नमस्कार। हेलो।